तो आज की क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख समारोह, कौन सा समारोह कहाँ पे आयोजित होता है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पीएससी में और अन्य एग्जाम के अंदर। तो हम मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह के बारे में और मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर, अभी एक एग्जाम में मध्य प्रदेश के मंदिर से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि गौरी शंकर मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, चंडी देवी मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, चामुंडा देवी मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो मंदिरों पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह है कि टेपा समारोह कहाँ पे आयोजित होता है, कहाँ पे आयोजित होता है टेपा समारोह। शिल्पा, डॉक्टर शिल्पा, यस सर। टेपा समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? सर मुझे मालूम नहीं है, सॉरी, मुझे नहीं मालूम सर, नहीं मालूम। हमने पढ़ा था डॉक्टर रिंकू, रिंकू चौहान। सर नहीं पता है। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था गधों का मेला, गधों का मेला कहाँ पे आयोजित होता है? सतना में। सतना में, वेरी। तो हम मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह आज देखने जा रहे हैं। कई टॉपिक हमने जीके में देखे अभी। हम मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह के बारे में देखेंगे और मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर, ये दो टॉपिक आज हम जीके में कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ ही हम कल से आयुर्वेद का कोई नया सब्जेक्ट, हम लोगों ने अभी तक पदार्थ विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, शालाक्य तंत्र, कुमार भृत्य, ये सब्जेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो है कल से या तो अगत तंत्र लेंगे या फिर आपका शल्य तंत्र, ये नए सब्जेक्ट कोई सा भी हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। फिर इसका पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो आप पीडीएफ में से एक बार इसको पढ़ना, पहले हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह में सबसे पहले आपका आता है मालवा उत्सव। फिर आता है आपका निमाड़ उत्सव। फिर आपका आता है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। कालिदास समारोह, और आपका आता है टेपा समारोह, और आता है अमीर खां समारोह, अमीर खां। पहले हम आपके इंदौर से, इंदौर के आसपास कौन कौन से समारोह आयोजित किए जाते हैं, हम इंदौर के आसपास के हमको जल्दी याद हो जाएंगे। पहले इंदौर के आसपास के देख रहे हैं। तो इंदौर के आसपास में एक तो आपका मालवा उत्सव होता है, ये अल्टरनेट होता है, कभी इंदौर में होता है, कभी मांडू में होता है, कभी उज्जैन में होता है। इंदौर में आपके लालबाग के अंदर आयोजित होता था मालवा उत्सव। तो ये अल्टरनेट होता रहता है, कभी मांडव में होगा, कभी आपके इंदौर में होगा, कभी उज्जैन में होगा। तो कहाँ आयोजित होता है ये मेन आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मालवा समारोह कहाँ आयोजित होता है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है। तो कौन सा समारोह आयोजित कहाँ पे होता है ये आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा। तो मालवा समारोह, मालवा उत्सव जो है, मालवा समारोह या मालवा उत्सव, ये आपके इंदौर, मांडू या उज्जैन में, तीनों जगह अल्टरनेट होता रहता है। एक साल कभी आपके इंदौर में हुआ तो अगले साल मांडव में होगा, कभी उज्जैन में होगा। तो अल्टरनेट ही जो है इंदौर, मांडव और उज्जैन में आयोजित होता है कौन सा, मालवा उत्सव। मालवा उत्सव के बाद में आता है आपका निमाड़ उत्सव। निमाड़ उत्सव ये खरगोन जिले के महेश्वर में, मां नर्मदा नदी के किनारे पर आयोजित होता है कौन सा, निमाड़ उत्सव। निमाड़ उत्सव कहाँ पे आयोजित होता है, महेश्वर, खरगोन जिले में आता है। फिर आता है आपका माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, ये वेरिएंट ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के खंडवा में, कहाँ पे आयोजित होता है, मध्य प्रदेश में खंडवा में। मालवा उत्सव आपके इंदौर, उज्जैन और मांडव में,
निमाड़ उत्सव आपसे पूछे तो निमाड़ उत्सव कहाँ पे आयोजित होता है? महेश्वर खरगोन में। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ पे आयोजित होता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ पे आयोजित होता है? खंडवा में। कालिदास समारोह आयोजित होता है उज्जैन में। कालिदास समारोह कहाँ पे आयोजित होता है? उज्जैन में। टेपा समारोह, वेरी एमपी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि टेपा समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो टेपा समारोह आयोजित होता है आपके कहाँ पे? उज्जैन में, वेरी एमपी। टेपा समारोह, कालिदास समारोह कहाँ पे आयोजित होते हैं? उज्जैन में। और आपका माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ पे आयोजित होता है? खंडवा में। निमाड़ उत्सव कहाँ पे होता है? महेश्वर में। मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन और मांडव में। और अमीर खान समारोह ये आयोजित होता है इंदौर में। अमीर खान समारोह कहाँ पे आयोजित होता है? इंदौर में। तो पहले हमने इंदौर के आसपास के देखे कौन कौन से हैं। मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन और मांडव में। फिर आपका निमाड़ उत्सव पूछे तो खरगोन जिले के महेश्वर में। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह पूछे मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? खंडवा जिले में। कालिदास समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? उज्जैन में आयोजित होता है। और वेरी एमपी टेपा सम्मेलन, टेपा समारोह ये अंतरराष्ट्रीय मूर्ख दिवस कब आता है? मूर्ख दिवस कब आता है डॉक्टर राजकुमारी? यस यस सर। सर पता नहीं है मुझे। सर 1 अप्रैल। हाँ, अप्रैल फुल जिसको हम बोलते हैं उसको अंतरराष्ट्रीय मूर्ख दिवस कहा जाता हाँ। है। तो टेपा समारोह जो आपके उज्जैन में आयोजित होता है और कब आयोजित होता है? मूर्ख दिवस पे, 1 अप्रैल को। और आपका अमीर खां समारोह पूछा, अमीर खां समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो इंदौर में। पहले हमने इंदौर के आसपास के देखे कि भाई ये कहाँ कहाँ इंदौर के आसपास का हमको इजी में याद हो जाए। अब इंदौर के आसपास के आगे बात करें तो आगे आता है आपका भोपाल। इंदौर के आसपास के तो हमने देख लिया भाई, इंदौर में आपका ये हो गया, अमीर खां भी हो गया, मालवा उत्सव भी हो गया। महेश्वर जाते हैं तो निमाड़ उत्सव हो गया। खरगोन के पास में आपका खंडवा आ जाता है, खंडवा में माखनलाल चतुर्वेदी समारोह हो गया। इंदौर के पास में आपका उज्जैन हो गया जहाँ पे कालिदास समारोह और टेपा समारोह कहाँ पे हो गए? उज्जैन में। अब हम वहां से थोड़ा उज्जैन से आगे जाते हैं भोपाल की ओर। तो भोपाल में हमारे पास 4 समारोह है। भोपाल में कौन कौन से समारोह है? 4। भोपाल में एक तो आपका जो है लोकरंग समारोह, लोकरंग समारोह भोपाल में आयोजित होता है। रामलीला समारोह, रामलीला समारोह भी भोपाल में आयोजित होता है। दुर्लभ वाद विनोद समारोह, दुर्लभ वाद विनोद समारोह ये भी कहाँ पे आयोजित होता है? भोपाल में। दुर्लभ वाद विनोद समारोह भी कहाँ पे है? भोपाल में। और आपका एक आता है ध्रुपद, ध्रुपद समारोह भी कहाँ पे आयोजित होता है? भोपाल में आयोजित होता है। ध्रुपद समारोह भी पूछे तो भोपाल में। भोपाल में 4 समारोह हो गए, कौन कौन से? लोकरंग समारोह भोपाल में, रामलीला समारोह पूछे तो भोपाल में, दुर्लभ वाद विनोद समारोह पूछे तो भोपाल में, और ध्रुपद समारोह भी पूछे तो भोपाल में। आईएसओ अवार्ड किस राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया है? आईएसओ अवार्ड हमने पढ़ा था, युक्ति तिवारी डॉक्टर साहब। सर नहीं पढ़ा अभी मैंने। कहाँ पे आईएसओ अवार्ड किसको दिया गया था? तेजस्वी। वन विहार वन विहार। वन विहार भोपाल को। वन विहार भोपाल। तो हमने भोपाल से हमारे पास 4 समारोह हो गए, कौन कौन से हुए? लोकरंग समारोह भोपाल में आयोजित होता है, ध्रुपद समारोह भी भोपाल में आयोजित होता है, दुर्लभ वाद विनोद समारोह भी भोपाल में आयोजित होता है, और रामलीला समारोह भी कुछ है तो भोपाल में आयोजित होता है। तो ये भोपाल के हमारे पास 4 हो गए। इंदौर के आसपास के दिखे, फिर हमने देखे कहाँ के? भोपाल के। भोपाल के बाद में फिर हमारा जो है सिंगल है, जैसे तानसेन समारोह भी कई बार पूछ लिया जाता है कि तानसेन समारोह कहाँ पे आयोजित होता है? तो तानसेन समारोह कहाँ पे आयोजित होता है? ग्वालियर में। तानसेन समारोह कहाँ पे आयोजित होता है? ग्वालियर में आयोजित होता है। तानसेन समारोह कुछ कहाँ पे आयोजित होता है? तो तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित होता है।
फिर आपसे पूछे कि पद्यकार समारोह कहाँ पे, तो पद्यकार समारोह कहाँ पे आयोजित होता है, पद्यकार समारोह जो आयोजित होता है कहाँ पे आयोजित होता है, सागर में। पद्यकार समारोह कहाँ पे आयोजित होता है, सागर में। पद्यकार समारोह कहाँ पे हो गया, सागर में। तानसेन समारोह पूछे तो कहाँ पे हो गया, ग्वालियर में। और इसके बाद में आपसे अलाउद्दीन, अलाउद्दीन समारोह पूछे कहाँ पे आयोजित होता है, तो अलाउद्दीन समारोह ये मेहर में। अलाउद्दीन समारोह कहाँ पे आयोजित होता है, ये कहाँ पे आयोजित होता है, मेहर में आयोजित होता है। अलाउद्दीन समारोह पूछे तो मेहर में आयोजित होता है। अलाउद्दीन समारोह कहाँ पे आयोजित होता है, मध्य प्रदेश में। तो अलाउद्दीन समारोह जो आयोजित होता है वो कहाँ पे आयोजित होता है, मेहर में आयोजित होता है। अलाउद्दीन समारोह कहाँ पे आयोजित होता है, मेहर में आयोजित होता है। तो ये हमारे जो प्रमुख समारोह है वो हमने बोर्ड पे देखे। इसके अलावा दो चार समारोह और भी हैं। टीकमगढ़ का एक आपका जो है छतरपुर का है, एक आपका जबलपुर का है, सुभद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में आयोजित होता है। तो कुछ समारोह हम नोट्स में देखेंगे। तो जो महत्वपूर्ण है वो आप याद रखना कि कौन कौन से है। तो मालवा उत्सव आपका इंदौर में हो गया, उज्जैन और मांडव में। निर्माण समारोह आपसे पूछे तो खरगोन के महेश्वर में। फिर आपसे माखनलाल चतुर्वेदी समारोह पूछे तो खंडवा में। फिर आपसे पूछे कालिदास समारोह तो उज्जैन में, और टेपा समारोह भी कहाँ पे, उज्जैन में। आमिर खां समारोह पूछे तो इंदौर में आयोजित होता है। आमिर खां समारोह कहाँ पे आयोजित होता है, आपके इंदौर में। फिर ध्रुपद समारोह पूछे तो भोपाल में। रामलीला समारोह भी पूछे तो भोपाल में। लोकरंग समारोह भी पूछे तो भोपाल में। तो ये भोपाल के आपको याद रखना है। लोकरंग समारोह हो गया, रामलीला समारोह हो गया, दुर्लभ वाद विनोद समारोह हो गया, और ध्रुपद समारोह ये भोपाल में आयोजित होते हैं। तानसेन समारोह आपसे पूछा जाए कहाँ पे आयोजित होता है, तो तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित होता है। पद्यकार समारोह कहाँ पे आयोजित होता है, तो ये सागर में आयोजित होता है। ये तो हमारे समारोह के बारे में हम लोग नोट्स में, एक बार मैं आप लोगों को पूरा उसमें दिखाऊंगा इस पे स्क्रीन पे। तो हम समारोह के बारे में देखेंगे। इसके अलावा जो आता है हमारा मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर। अभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि गोला मठ मंदिर, गोला मठ मंदिर ये मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, कहाँ पे स्थित है भाई गोला मठ मंदिर, रीना पाटीदार? नहीं पता सर। अच्छा, परमाणु की संख्या बतला दो फिर। चारवाक ने कितने परमाणु माने रीना? अंकित शर्मा डॉक्टर साहब? सर एक चारवाक माना में केवल सर एक ही माना, सर एक ही माना प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। वैशेषिक ने? वैशेषिक ने 5। 2। दो। जैन, जैन बौद्ध वैशेषिक के कितने हैं, 2। 2 न्याय के 3 है सर। BSN 2 3 4 4 है, 4 4। सांख्य और योग के 3, न्याय और आयुर्वेद के 4, मीमांसक प्रभाकर के 5। 5, कोमल भट्ट के 6, 6 मीमांसक प्रभाकर के 5 है। प्रभाकर के 5 है। मीमांसक प्रभाकर ने अर्थापत्ति को प्रमाण दिया, ये प्रमाण माने। इसमें अभाव को कुमारी भट्ट ने, फिर पौराणिक पाठ माने। तांत्रिक के अनुसार पूछे, तांत्रिक ने कितने माने हैं, 9। 10वां प्रमाण कौन सा, परिशेष। तो इधर हम लोग आते हैं समारोह के बारे में। तो हम लोगों ने देखा मंदिरों के कर लेते। तो हम पहले चार्ट के माध्यम से मंदिर को याद करने की कोशिश करते हैं। थ्योरिटिकल तो दिया हुआ है, लेकिन जो मध्य प्रदेश में आपके देवी से रिलेटेड माता मंदिर कौन कौन से जो फेमस है, तो माता मंदिर हम देख रहे हैं। पहले सबसे पहले माता मंदिर कौन कौन से और कहाँ पे स्थित है।
तो माता मंदिर में सबसे पहले आता है आपका चामुंडा देवी मंदिर, आपको सबको पता ही होगा। कहाँ पे भाई चामुंडा देवी मंदिर? देवास। 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 फिर आता है आपका चंडी देवी मंदिर। चामुंडा के बाद कौन सा? चंडी देवी। चंडी देवी मंदिर कहाँ पे? सीधी में। चंडी देवी मंदिर कहाँ पे है? सीधी में। चंडी देवी मंदिर आपका सीधी में। फिर अंकित शर्मा जी, आपके, आप अशोकनगर के रहने वाले, आपके आसपास कौन सा है माता मंदिर फेमस? डॉक्टर अंकित सर शर्मा एक जी। तो सर चंदेरी में है जोगेश्वरी, और एक दतिया का है। दतिया का पीताम्बर। तो चंडी देवी मंदिर कहाँ पे? आपका सीधी में। चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पे है? देवास में। चंडी देवी मंदिर सीधी में, चामुंडा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर कहाँ पे? सीधी में। चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पे होगा? देवास में। तीसरा आता है आपका जागेश्वरी देवी मंदिर। मेरी एमपी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जागेश्वरी देवी मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जागेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है भाई? मध्य प्रदेश में चंदेरी में। ये अशोकनगर के पास पड़ता है। चंदेरी की साड़ियां भी फेमस है। तो जागेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पे है आपके? चंदेरी में। चंडी देवी मंदिर कहाँ पे हो गया? सीधी में। चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पे हो गया? देवास में। फिर आपका आता है बिजासन देवी मंदिर। बिजासन देवी मंदिर यह है आपका सलकनपुर में। बिजासन देवी मंदिर ये कहाँ पे है? सलकनपुर। फेमस है ये भी। बिजासन देवी मंदिर कहाँ पे है? सलकनपुर में। फिर आपका शारदा देवी मंदिर। शारदा देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है भाई? मैयर। मेयर में। शारदा देवी मंदिर कहाँ पे आपका? मेहर। और लास्ट आपका आता है पीताम्बरा देवी मंदिर। पीताम्बरा यहाँ पे आपका दतिया में, दतिया समारोह भी चल रहा था, कुमार विश्वास जी आए थे वहां पे। तो पीताम्बरा देवी मंदिर ये भी बहुत फेमस है, बड़े बड़े नेता और सब लोग जाते हैं वहां पे। तो पीताम्बरा देवी मंदिर ये आपका कौन सा, कहाँ पे स्थित है? पीताम्बरा देवी मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? दतिया में। और एक और फेमस है आपका बगलामुखी मंदिर। बगलामुखी मंदिर ये कहाँ पे स्थित है आपके? आगर मालवा। आगर मालवा। आगर मालवा में कहाँ पे? आगर मालवा में सर वो गांव का नाम नहीं याद है। नलखेड़ा में सर, नलखेड़ा। 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 तो एक आपका बगलामुखी देवी मंदिर है। बगलामुखी देवी मंदिर ये भी कहाँ पे स्थित है? आगर मालवा के नलखेड़ा में। तो माता मंदिर जो फेमस है मध्य प्रदेश, ऐसे तो बहुत सारे मंदिर है, हर हर गली गली में, हर हर शहर में मंदिर मिलेंगे, लेकिन जो फेमस है, हम फेमस की बात कर रहे हैं, तो फेमस में आपका चामुंडा देवी मंदिर है। देवास का काफी फेमस है, देवास टेकड़ी के नाम से भी बोलते हैं इसको हम। दूसरा चंडी देवी मंदिर, ये भी बहुत फेमस है। चंडी देवी मंदिर ये कहाँ पे? सीधी में। फिर आपका जागेश्वरी देवी मंदिर, ये भी बहुत अच्छा है, हम लोग गए नहीं अभी तक कभी, लेकिन फेमस है। कौन सा? जागेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पे? चंदेरी में। फिर आपका बिजासन देवी मंदिर ये आपके सलकनपुर में है। शारदा देवी मंदिर ये आपके मेहर, ये भी बहुत फेमस है। शारदा देवी मंदिर ये भी बहुत फेमस है, ये मेहर में है। पीताम्बरा देवी मंदिर ये आपके दतिया में। और बगलामुखी माता मंदिर ये कहाँ पे है? आगर मालवा के नलखेड़ा। ये तो माता मंदिर देखे। माता मंदिर के बाद में आते हुए माता जी के साथ में शिव जी को लेना जरूरी है, क्योंकि बीबी अगर जाए और हस्बैंड को ना ले जाए तो बहुत दिक्कत। माता का पढ़ रहे हैं, शंकर जी का भी पढ़ना जरूरी है। ज्वर की उत्पत्ति हुई ऐसी थी, माता जी तो चली गई शादी में, और उनके ससुर जी ने उनको नहीं बुलाया, दक्ष प्रजापति ने, और भगवान शंकर जी को जो क्रोध आया उससे ज्वर उत्पन्न हुआ, और ज्वर का जब संताप हुआ तो उससे रक्तपित्त उत्पन्न हुआ। और जब भगवान शंकर ने जब वहां गए तो उनके क्रोध के कारण जो भी ऐसा भागदौड़ मची, उधर उधर लोग भागने लगे, तो उसके कारण आपका गुल्म उत्पन्न हो गया लोग। और गुल्म जब उत्पन्न हुआ
तो जो आहुति, जो यज्ञ हो रहा था, वो यज्ञ के लिए जो आहुति मंगाई गई थी, वो आहुति भी लोगों ने खा ली। हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है, जब भी भगदड़ मचती है तो आदमी के हाथ में जो भी चीज आती है वो लेके भगता है वहां से। तो आहुति का पान करने के कारण कुष्ठ और प्रमेह व्याधियां उत्पन्न हुई लोगों में। कौन सी व्याधियां उत्पन्न हुई? कुष्ठ और प्रमेह व्याधियां। अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श से क्या उत्पन्न हुआ? अपस्मार। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रोग उत्पत्ति, जब हम निदान पढ़ते हैं, निदान हम जब पढ़ेंगे उन्माद अपस्मार के, तो अपवित्र वस्तुओं के सेवन से तो उन्माद उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पे उत्पत्ति की बात की गई, रोग के निदान की बात नहीं की गई। भाई पहली बार उत्पन्न हुआ तो पहली बार अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श से लोग इधर उधर भागने लगे, तो कहीं अपवित्र वस्तुओं का भी स्पर्श हुआ उनको, तो उससे क्या उत्पन्न हुआ? अपस्मार उत्पन्न हुआ। चरक के निदान स्थान अध्याय 8 में चरक ने रोगोत्पत्ति के बारे में बतलाया। तो माता मंदिर हमने देखे, अब हम देखेंगे शिव जी के मंदिर। याद हो गया? जागेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पे आपके? चंदेरी में। चंडी देवी मंदिर कहाँ पे है? सीधी में। चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पे आपके? देवास में। बीजासन देवी मंदिर कहाँ पे? सलकनपुर में। पीताम्बरा देवी मंदिर कहाँ पे आपके? दतिया में। और आपका शारदा देवी मंदिर कहाँ पे है? मेहर में। आप भगवान शंकर जी के मंदिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जो फेमस है, तो शिव मंदिर, तो शिव मंदिर में सबसे पहला फेमस मंदिर है आपका नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव, तो नीलकंठ महादेव मांडू में सर। ये आपके मांडव में। बिल्कुल रहता है, लेकिन हम वाले ज्यादा इंदौर तक जाते हैं, और इंदौर से ज्यादा वो घूमते नहीं है, बाई चांस भोपाल चले जाए कभी कभी। तो नीलकंठ महादेव मंदिर आपके कहाँ पे है भाई? हमारा जो पर्यटन स्थल है मांडव में। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? मांडू में। फिर आता गोला मठ मंदिर। गोला मठ मंदिर वेरी एमपी। गोला मठ मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? ये मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। गोला मठ मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है भाई? सतना में। नीलकंठ मंदिर कहाँ पे हो गए? नीलकंठ महादेव कहाँ पे हो गए? मांडू में। गोला मठ मंदिर कहाँ पे हो गया? सतना में। फिर इसके बाद में आता आपका गौरी शंकर मंदिर। ये गौरी शंकर मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो गौरी शंकर मंदिर ये मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है भाई? जबलपुर में। गौरी शंकर मंदिर ये मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? जबलपुर में। और एक आता आपका भोजपुर मंदिर। भोजपुर मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? तो भोजपुर मंदिर ये रायसेन में स्थित है। भोजपुर मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? रायसेन में। इसके अलावा जो ज्यादा ही फेमस है ओंकारेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर, ये बिना पढ़े भी हर मध्य प्रदेश में रहने वाले हर स्टूडेंट को पता रहता है। तो महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जो थोड़े से डीप में जाते हैं तो गोला मठ मंदिर पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो गोला मठ मंदिर ये मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है भाई? सतना में। सतना का जो रहने वाला उसके लिए तो ये रहेगा, लेकिन धार वाले को नहीं पता रहेगा कि भाई गोला मठ मंदिर कहाँ स्थित है। तो गोला मठ मंदिर कहाँ पे स्थित है? सतना। नीलकंठ महादेव मंदिर ये आपके धार वाले के लिए रहेगा, लेकिन रीवा सतना वाले से हम पूछेंगे तो उसके लिए ये टफ रहेगा। तो नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? मांडू। भोजपुर मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? तो भोजपुर मंदिर मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई? रायसेन में। और गौरी शंकर मंदिर आपसे पूछा कहाँ स्थित है? तो गौरी शंकर मंदिर ये मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? जबलपुर में। गौरी शंकर मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? जबलपुर। तो पहले माता मंदिर देखे, फिर उनके हस्बैंड शिव जी के मंदिर देखे। आप बच्चे को कैसे छोड़ दे भाई? माता पिता साथ में चलेंगे तो बच्चे को तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो बच्चे भाई आपके गणेश मंदिर सबको पता ही रहता है नॉर्मली, क्योंकि इनके बिना कोई काम होता नहीं है। हर काम का शुभारंभ गणेश जी से होता है। तो एक आपका फेमस है चिंतामण गणेश मंदिर। चिंतामण गणेश मंदिर ये उज्जैन में है। चिंतामण गणेश मंदिर ये आपके उज्जैन में है।
फिर आपका चिंताहरण गणेश मंदिर, चिंतामण गणेश मंदिर तो कहाँ पे, उज्जैन में। चिंताहरण गणेश मंदिर, चिंताहरण गणेश मंदिर ये कहाँ पे स्थित है भाई, ये आगर मालवा में। चिंताहरण गणेश मंदिर ये कहाँ पे है, आगर मालवा में। फिर आपका फेमस है खजराना मंदिर, ये आपके इंदौर में स्थित है। खजराना मंदिर ये इंदौर में हो गया। फिर इंदौर में आपका बड़ा गणपति मंदिर भी कहाँ पे स्थित है, तो बड़ा गणपति मंदिर भी कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। बड़ा गणपति मंदिर इंदौर में। चिंतामण गणेश मंदिर उज्जैन में हो गया। चिंताहरण गणेश मंदिर पूछे तो ये आपके आगर मालवा में। चिंताहरण गणेश मंदिर कहाँ पे है, आगर मालवा में। और खजराना मंदिर और आपका बड़ा गणपति मंदिर कहाँ पे स्थित है, इंदौर में। चिंताहरण गणेश मंदिर आगर मालवा में, चिंतामण गणेश मंदिर उज्जैन में, खजराना और बड़ा गणपति मंदिर कहाँ पे स्थित है, इंदौर में। तो गणेश जी के मंदिर हो गए, माता जी के मंदिर हो गए, शिव जी के मंदिर हो गए। अब आता है आपका चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर विष्णु जी, भगवान विष्णु का जो चतुर्भुज अवतार था, उस अवतार के जो मंदिर है मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ स्थित है, पहले माता मंदिर, फिर शिव मंदिर, फिर गणेश मंदिर, अब चतुर्भुज। चतुर्भुज मंदिर ये मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ स्थित है, तो चतुर्भुज मंदिर ये मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ स्थित है भाई, तो यह आपके ग्वालियर में, धार में, ओरछा में। ग्वालियर में, धार में, ओरछा में और खजुराहो में। चतुर्भुज मंदिर ये विष्णु के अवतार के, भगवान विष्णु के मंदिर है ये। तो भगवान विष्णु के मंदिर, चतुर्भुज मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पे स्थित है भाई, धार में भी है, ओरछा में भी है। धार में, ओरछा में, ग्वालियर में। धार में, ओरछा में, ग्वालियर में, और आपका जो है धार हो गया, ओरछा हो गया, ग्वालियर हो गया, और एक आपका खजुराहो। धार में, ओरछा में, ग्वालियर में और खजुराहो में। धार में, ओरछा में, ग्वालियर में और खजुराहो में, ये 4 जगह पे चतुर्भुज मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ स्थित है। ऐसा क्वेश्चन आए तो आल वाला ऑप्शन भी आ सकता है। धार में भी है, ग्वालियर में भी है, ओरछा में भी और खजुराहो में भी। ठीक है, चारों जगह पे। तो चतुर्भुज मंदिर धार, ओरछा, ग्वालियर और खजुराहो। डाके तो धार, ओरछा, ग्वालियर और खजुराहो में आपका चतुर्भुज मंदिर स्थित है। चतुर्भुज मंदिर के बाद में आपका सूर्य मंदिर, ये बहुत फेमस है। सूर्य मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ स्थित है, तो सूर्य मंदिर, भगवान सूर्य के बिना तो हमारा उजाला ही नहीं हो सकता है, हमको रोशनी नहीं मिल सकती है। तो सूर्य मंदिर ये मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ स्थित है भाई, तो सूर्य मंदिर आपका जो है सागर में, मंदसौर में, ग्वालियर में और दतिया में। सागर में, सागर के रहली में, सागर में, मंदसौर में, ग्वालियर में और दतिया में। सागर, मंदसौर, ग्वालियर और दतिया। सागर, मंदसौर, ग्वालियर और दतिया, इन 4 जगह पर आपका सूर्य मंदिर है। कहाँ कहाँ पे, सागर में, मंदसौर में, ग्वालियर में और दतिया में आपका कौन सा मंदिर है, सूर्य मंदिर। और चतुर्भुज मंदिर कहाँ कहाँ पे, धार में, ओरछा में, ग्वालियर में और खजुराहो में। सूर्य मंदिर पूछे तो सागर में, सागर के अलावा मंदसौर में, ग्वालियर में और दतिया में। सागर में, मंदसौर में, ग्वालियर में और दतिया में। इसमें हमारा कौन सा मंदिर स्थित है भाई, इसमें हमारा सूर्य मंदिर स्थित है। तो सूर्य मंदिर हो गए, चतुर्भुज मंदिर हो गए, भगवान माता के मंदिर हो गए, शिव जी के मंदिर हो गए, सूर्य मंदिर हो गए, ये प्रमुख मंदिर है ना। इसके अलावा एक हिंगलाज मंदिर, हिंगलाज मंदिर ये भी प्रसिद्ध है। तो हिंगलाज मंदिर के आपके 2 जगह पे स्थित है, एक आपका मंदसौर में भी है और एक आपके छिंदवाड़ा में भी है। हिंगलाज ये मंदसौर में भी है और हमारे छिंदवाड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री के गृह जिले छिंदवाड़ा में भी स्थित है। कौन सा, हिंगलाज मंदिर। हिंगलाज मंदिर पूछे तो मध्य प्रदेश के मंदसौर और छिंदवाड़ा में स्थित है। तो ये प्रमुख मंदिर हम लोग देखेंगे और प्रमुख समारोह हम लोग देख के बैठ के टिक करते हैं, उसको समझते जाते हैं। नॉर्मली आईएमपी हमने सारे डिस्कस कर लिए यहाँ पे बोर्ड पे। सर ये हिंगलाज में कौन से देवता है, हिंगलाज में यार देखना पड़ेगा, माता मंदिर बता रहा है, माता मंदिर। हिंगलाज मंदिर ये मध्य प्रदेश के मंदसौर और छिंदवाड़ा में स्थित है।
और हिंगलाज माता मंदिर है, और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भी स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत जो है वहां पे भी माता का मंदिर बतला रहा है, हिंगलाज मंदिर। तो अब हम लोग इसको ठीक कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार और भी कौन कौन से इसमें दिए हुए हैं। आईएमपी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो 15 तारीख को आपका एक तो टेस्ट रहेगा, 15 को आपका ऑल सब्जेक्ट टेस्ट है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। पदार्थ विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, कौमार भ्रत्य और शालाक्य तंत्र, ये 4 ही हुए, और भी कुछ हुआ है? तो ये चारों सब्जेक्ट का टेस्ट आप लोगों का 15 नवंबर को, 15 नवंबर को ऑल सब्जेक्ट टेस्ट रहेगा। कल से हम नया सब्जेक्ट जो भी स्टार्ट करेंगे तो कल से उसको लेंगे, तो 4-5 दिन में उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग एक बार इसको पहले समारोह के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका जो समारोह है कौन सा है? लोकरंग समारोह, है ना। नॉर्मली इसमें आपको स्थान याद रखना है कि कौन सा समारोह आयोजित कहाँ पे होता है। मेन मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सा समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ पे आयोजित होता है। तो समारोह का स्थान आपको मेनली याद रखना है। इसके अलावा जो है एक बार आपको रीड करना है, इसके अंदर कितने दिन आयोजित होता है, कब आयोजित होता है, ये एक बार आपको अच्छे से रीड करना है। तो पहला समारोह हम लोग लोकरंग समारोह, ये भोपाल में प्रतिवर्ष 26 से 30 जनवरी के मध्य 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। 26 से 30 जनवरी के जनवरी माह में आयोजित होता, कहाँ पे? भोपाल में। जनवरी 2020 में 35वां लोकरंग समारोह आयोजित किया गया। जो 2020 में आयोजित हुआ था वो कौन सा था? 35वां। तो 2021 में 36वां और 2022 में 37वां लोकरंग समारोह आयोजित होगा। तो ये कहाँ पे आयोजित होता है भाई? भोपाल में। और कब आयोजित होता है? तो जनवरी महीने के 26 से 30 जनवरी के बीच में आयोजित होता है। दूसरा समारोह आपका आता है खजुराहो नृत्य समारोह। खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ पे आयोजित होता है? छतरपुर में। अंतरराष्ट्रीय महत्व का 7 दिवसीय समारोह है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है, 7 दिन का होता है, मेनली नृत्य से रिलेटेड है। खजुराहो नृत्य समारोह ये छतरपुर में होता है, 7 दिवस का होता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे बड़ा समारोह, भारत में जो शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस के जो सबसे बड़ा समारोह है कौन सा है? खजुराहो नृत्य समारोह। ये छतरपुर में आयोजित होता है। यहाँ पर कथक, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम और मोहिनीअट्टम आदि प्रकार के कलाकार जो कथक से रिलेटेड है, कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, भारतनाट्यम से रिलेटेड जो डांसर है वो इस समारोह में भाग लेते हैं। तो पहला लोकरंग समारोह भोपाल में 26 जनवरी से 30 जनवरी। तो दूसरा हमने देखा खजुराहो नृत्य समारोह छतरपुर में आयोजित होता है। और छतरपुर में कब आयोजित होता है? यह सबसे बड़ा शास्त्रीय नृत्य समारोह है और इसमें कथक, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर सम्मिलित होते हैं। तीसरा आपको वेरी एमपी कालिदास समारोह। कालिदास समारोह, इस समारोह में संगीत कला और विशेषकर संस्कृत साहित्य के विद्वान सम्मिलित होते हैं। जो कालिदास समारोह आपको उज्जैन में होता है और इसमें बहुत सारे जो होते हैं संगीत कला और से रिलेटेड तो विद्वान आते ही, लेकिन मुख्य रूप से संस्कृत से रिलेटेड संस्कृत साहित्य के विद्वान शामिल होते हैं। और यहाँ पे कालिदास पुरस्कार जो दिया जाता है मध्य प्रदेश में, वो भी कालिदास समारोह में ही दिया जाता है। कालिदास पुरस्कार ये 2 लाख की राशि होती है। कितने लाख की राशि होती है? 2 लाख की। अभी हम आगे जो आपके सम्मान भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास जब भी लेंगे जीके की, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं
कालिदास पुरस्कार दिया जाता है, शरद जोशी पुरस्कार दिया जाता है। तो ऐसे अनेक पुरस्कार मध्य प्रदेश में दिए जाते हैं, खेल में, संस्कृति में, साहित्य में। तो पुरस्कार भी हम पढ़ेंगे। तो कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित होता है और उज्जैन में इसमें संस्कृत से रिलेटेड विद्वान मुख्य रूप से आमंत्रित होते हैं और यहाँ कालिदास पुरस्कार भी दिया जाता है। फिर आता है आपका तानसेन समारोह। यह दिसंबर माह में महान संगीत सम्राट तानसेन की साधना और समाधि स्थल ग्वालियर में आयोजित होता है। इसमें तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। ये तानसेन समारोह कहाँ पे आयोजित होता है? ग्वालियर में। जो आपके जो संगीत और के सम्राट थे तानसेन, उनकी समाधि स्थल पर आयोजित होता है। और इसमें तानसेन समारोह वेरी एमपी कहाँ पे आयोजित होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो तानसेन समारोह ये ग्वालियर में आयोजित होता है और इस समारोह में जो होता है तानसेन पुरस्कार भी दिया जाता है। फिर आपका आता है मालवा उत्सव। ये इंदौर, उज्जैन और मांडू में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। इस उत्सव का उद्देश्य मालवा की जो संस्कृति को बढ़ावा देना। तो मालवा उत्सव कहाँ आयोजित होता है, ये महत्वपूर्ण है। तो इंदौर में, उज्जैन में, मांडू में संयुक्त रूप से आयोजित होता है। फिर आता है आपका तुलसी उत्सव, वेरी एमपी है। तुलसी उत्सव यह तुलसी अकादमी द्वारा ये चित्रकूट सतना में आयोजित होता है। तुलसी उत्सव भी आईएमपी है, चित्रकूट सतना में आयोजित होता है। तुलसी अकादमी द्वारा धनतेरस से दीपावली तक चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर यह आयोजित किया जाता है। तुलसी उत्सव कहाँ पे आयोजित होता है भाई? चित्रकूट सतना में। और धनतेरस से दीपावली तक मंदाकिनी नदी के तट पर यह समारोह आयोजित किया जाता है। कौन सा? तुलसी उत्सव। तुलसी उत्सव के बाद में आता है आपका राष्ट्रीय रामलीला समारोह, भोपाल में आयोजित होता है। हम लोगों ने देखा था भोपाल में 4 है, तो उसमें से भोपाल में दूसरा हो गया। लोकरंग समारोह भी भोपाल में और राष्ट्रीय रामलीला समारोह भी कहाँ पे आयोजित होता है? भोपाल में। देश के विभिन्न राज्यों के रामलीला मंडलियों की सहभागिता से भोपाल अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है। रामलीला महा राष्ट्रीय रामलीला समारोह भोपाल में कब आयोजित किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाए तो ये अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है। फिर आता है आपका अलाउद्दीन खान समारोह, ये भी आईएमपी है। तो अलाउद्दीन खान समारोह ये मेहर सतना में आयोजित होता है। मेहर अलाउद्दीन खान की साधना स्थली रही है और उनके सम्मान में अलाउद्दीन खान समारोह आयोजित किया जाता है। और आमिर खान समारोह संगीत साधक आमिर खान की स्मृति में यह इंदौर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे आयोजित किया जाता है? इंदौर में। ये पहले पेज पे हमने कौन कौन से समारोह देखे, हम इसका एक खास रिवीजन लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो पहले पेज पे हमने एक तो लोकरंग समारोह देखा, ये भोपाल में आयोजित होता है 26 जनवरी से 30 जनवरी तक। दूसरा हमने देखा खजुराहो नृत्य समारोह, सबसे बड़ा शास्त्रीय नृत्य समारोह है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी। और ये जो होता है खजुराहो नृत्य समारोह छतरपुर में आयोजित होता है और इसमें कथक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस से रिलेटेड जो डांसर इसमें सम्मिलित होते हैं। तीसरा आपका आता है, कौन सा आता है तीसरा? कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित होता है और इसमें संस्कृत से रिलेटेड विद्वान इसमें सम्मिलित होते हैं और कालिदास पुरस्कार भी दिया जाता है। फिर आता है आपका तानसेन समारोह। तानसेन समारोह वेरी एमपी ग्वालियर में होता है। इसमें तानसेन पुरस्कार भी वितरित किया जाता है। मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन और मांडव में संयुक्त तत्वाधान में। तुलसी उत्सव वेरी एमपी है आपके चित्रकूट सतना में और ये धनतेरस से दीपावली तक मंदाकिनी नदी के तट पर मनाया जाता है। और राष्ट्रीय रामलीला समारोह भोपाल में आयोजित होता है। अलाउद्दीन खान समारोह आपके मेहर में और आपका आमिर खान समारोह पूछे तो इंदौर में। तो समारोह में एक पेज तो ये एक पेज और दूसरा पेज पे हम देखें तो टेपा सम्मेलन वेरी एमपी टेपा समारोह है। टेपा समारोह ये उज्जैन में है। यह हास्य और व्यंग्य समारोह है, मतलब थोड़ा सा कॉमेडी टाइप रहता है इसके अंदर। तो हास्य व्यंग्य समारोह है। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को यह अखिल भारतीय टेपा समारोह का आयोजन उज्जैन में होता है। टेपा समारोह वेरी एमपी। गधों के मेले पे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। तो गधों का मेला हमने पढ़ा था कहाँ पे स्थित, कहाँ पे आयोजित होता है भाई? सतना में।
तो अंतरराष्ट्रीय मूर्ख दिवस ही, अब जब अप्रैल फूल तो हमको कई बार याद रहता है, लेकिन ये जब इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में पूछ लिया जाता है तो याद नहीं आता। तो अंतरराष्ट्रीय मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को यह उज्जैन में आयोजित होता है। कौन सा? टेपा समारोह। टेपा समारोह के बाद में दुर्लभ वाद विनोद समारोह, ये इसमें जो होता है भाई दुर्लभ वाद विनोद समारोह, ये भोपाल में आयोजित होता है। और इसमें जो अलग अलग प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं, प्राचीन से लेकर के जो नवीन वाद्य यंत्र, गिटार और फलाना फलाना नए नए जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं संगीत से रिलेटेड, पुराने समय में पेटी हुआ करती थी और पुराने जो वाद्य यंत्र अलग हुआ करते थे, आजकल के वाद्य यंत्र बहुत सारे नए आ गए हैं। तो पुराने, प्राचीन और वर्तमान वाद्य यंत्रों का प्रयोग इसमें किया जाता है। दुर्लभ वाद विनोद समारोह भोपाल में आयोजित होता है। फिर इसके बाद में आता है आपका निमाड़ समारोह, ये माहेश्वर खरगोन में आयोजित होता है। नर्मदा नदी के किनारे देवी अहिल्या के घाट पर 3 दिवसीय निमाड़ समारोह आयोजित होता है। निमाड़ समारोह कहाँ पे? भाई महेश्वर में। काफी अच्छा किला है, जाते हैं नर्मदा माँ के स्नान करते हैं हम लोग, तो काफी अच्छा महसूस होता है हमको महेश्वर में। तो यह आपका निमाड़ उत्सव महेश्वर में 3 दिवस के लिए मनाया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह वेरी एमपी, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में। हिंदी भाषा के साहित्यकारों द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। जो लेखक होते हैं हिंदी साहित्य के, वो इसमें मुख्य रूप से भाग लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ये भी एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, और ऐसे हमने कई हिंदी लेखक 10th में पढ़े थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में आयोजित होता है और इसमें हिंदी के साहित्यकार सम्मिलित होते हैं। ध्रुपद समारोह वेरी एमपी भोपाल में आयोजित होता है। संगीत की ध्रुपद विधा को बढ़ावा देने के लिए यह समारोह आयोजित किया जाए। ध्रुपद समारोह का संबंध किससे है? ये थोड़ा नाम अलग है, इसलिए इसको याद रखना कि ध्रुपद समारोह का संबंध किससे है? संगीत से। फिर बाल कृष्ण नवीन समारोह शाजापुर में आयोजित होता है। 8 दिसंबर को शाजापुर में बाल कृष्ण नवीन समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तो ये भी याद रखना, बाल कृष्ण नवीन समारोह ये कहाँ पे है? तो ये शाजापुर में। ओरछा उत्सव टीकमगढ़ में आयोजित होता है। इसमें बुंदेलखंड कलाकारों के द्वारा नृत्य और गायन किया जाता है। इसमें ओरछा उत्सव में। ओरछा उत्सव कहाँ पे है? टीकमगढ़ में। खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ पे है? छतरपुर में। और मध्य प्रदेश उत्सव, ये भी वेरी एमपी है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश उत्सव समारोह कहाँ पे आयोजित होता है? दिल्ली में आयोजित होता है। तो जो भाई हमारा देश का केंद्र है, भारत का केंद्र दिल्ली, वहां हमारे मध्य प्रदेश की जो साहित्य या मध्य प्रदेश की जो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ पे आयोजित होता है? दिल्ली में आयोजित होता है, वेरी एमपी। और सुभद्रा कुमारी चौहान, ये उत्सव आपका जो है कवियत्री, एक प्रकार की कवि थी, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह ये आपका जबलपुर में आयोजित होता है। और लास्ट आपका पद्यकार समारोह। पद्यकार समारोह ये कहाँ पे स्थित, कहाँ पे आयोजित होता है? सागर में आयोजित होता है। ये कौन कौन से समारोह कहाँ का आयोजित होता है, ये मैंने हमको विशेष रूप से याद रखना है। तो पहले हम उसको याद, आप इजी वे में याद रख लेना कौन सा समारोह कहाँ पे आयोजित होता है। तो पहला टॉपिक हमारा समारोह था, दूसरा टॉपिक मंदिर था। तो समारोह हम लोग देखे हैं, क्या क्या देखा भाई? पहले पेज पे लोकरंग समारोह 26 से 30 जनवरी को भोपाल में आयोजित होता है। दूसरा समारोह हमने देखा खजुराहो नृत्य समारोह, ये छतरपुर में आयोजित होता है। अंतरराष्ट्रीय लेवल का होता है। भारतीय साहित्य, भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, उससे रिलेटेड है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक डांस इसमें किए जाते हैं खजुराहो नृत्य समारोह में, छतरपुर में आयोजित होता है। तीसरा कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित होते हैं। कालिदास पुरस्कार भी वितरित किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से संस्कृत के विद्वान शामिल होते हैं। किसमें? कालिदास समारोह। कालिदास के बाद हमने देखा आपका अगला समारोह तानसेन समारोह, ये आपके ग्वालियर में आयोजित होता है। और ये तानसेन जी की जो समाधि स्थल है वहां पे आयोजित होता है। तानसेन पुरस्कार भी दिया जाता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा तानसेन समारोह के बाद में अगला देखा हमने मालवा उत्सव, ये इंदौर, उज्जैन और मांडव में संयुक्त रूप से आयोजित होता है। निमाड़ उत्सव ये आपके खरगोन जिले के महेश्वर में 3 दिवस के लिए आयोजित होता है। फिर तुलसी उत्सव, तुलसी उत्सव वेरी एमपी चित्रकूट सतना में आयोजित धनतेरस से दीपावली तक और मंदाकिनी नदी के तट पर आयोजित होता है। कौन सा? आपका तुलसी उत्सव। तुलसी उत्सव के बाद में आपका अगला आता है
राष्ट्रीय रामलीला समारोह ये भोपाल में आयोजित होता है। और इसके बाद में आता है आपका अलाउद्दीन खां समारोह मेहर में, सतना में। और आपका अमीर खां समारोह पूछे तो ये इंदौर में। फिर टेपा समारोह पूछे तो ये भी उज्जैन में है। टेपा समारोह कहाँ पे आयोजित होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उज्जैन में आयोजित होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा दुर्लभवाद विनोद समारोह ये भोपाल में आयोजित होता है। फिर हम लोगों ने देखा माखनलाल चतुर्वेदी समारोह ये आपके खंडवा में आयोजित होता है। ध्रुपद समारोह का संबंध किससे है? तो ये संगीत से रिलेटेड, संगीत को बढ़ावा देने के लिए ध्रुपद समारोह आयोजित भोपाल में आयोजित होता है। ध्रुपद समारोह के बाद हम लोगों ने देखा आपका बाल कृष्ण नवीन समारोह शाजापुर में है, आयोजित होता है। ओरछा उत्सव टीकमगढ़ में आयोजित होता है। मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में आयोजित होता है। और आपका सुभद्रा कुमारी चौहान उत्सव समारोह ये आपके जबलपुर में आयोजित होता है। और लास्ट हमने देखा है पद्यकार समारोह ये सागर में आयोजित होता है। तो ये आप इजी वे में लगभग चीजें आपको दिमाग में आई होगी। और इसके बाद हम लोगों ने जो मंदिर देखे, तो मंदिर का भी हम चार्ट एक बार डिस्कस करते हैं यहाँ पे, फिर उसको भी आगे बढ़ जाएंगे। तो पहले तो इसके अंदर जो है चार्ट हम लोग शेयर कर लेते हैं। चार्ट में देख लेते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है। उसके बाद में पूरा एक थ्योरेटिकल दिया हुआ है। थ्योरेटिकल तो ठीक है, एक बार पढ़ना है इसको। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के माता मंदिर हमने देखे। तो माता मंदिर में हमने चामुंडा देवी मंदिर देखा, ये देवास में स्थित है। फिर चंडी देवी मंदिर हमने देखा सीधी में है। जागेश्वरी देवी मंदिर हमने देखा चंदेरी में है। बीजासन देवी मंदिर हमने देखा सलकनपुर में है। शारदा देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है? मेहर में। और पीताम्बरा देवी मंदिर वेरी एमपी ये कहाँ पे स्थित है भाई? आपके दतिया में। कौन कौन सा है? चामुंडा देवी देवास में, चंडी देवी सीधी में, जागेश्वरी देवी चंदेरी में, बीजासन मंदिर आपके सलकनपुर में, शारदा देवी मंदिर मेहर में, और आपका पीताम्बरा देवी मंदिर कहाँ पे? दतिया में। ये माता मंदिर हमने देखे। माता मंदिर के बाद में हमने शिव मंदिर देखे थे। तो शिव मंदिर में एक तो नीलकंठ महादेव मंदिर ये मांडव में स्थित है। फिर गोलामठ मंदिर वेरी एमपी सतना में। नीलकंठ मंदिर महादेव मंदिर कहाँ पे भाई? ये आपके मांडव में। गोलामठ मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? ये आपके सतना में है। फिर गौरी शंकर मंदिर वेरी एमपी, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पे? जबलपुर में। और भोजपुर मंदिर ये रायसेन में है। भोजपुर मंदिर कहाँ पे है? रायसेन में। एक आपका कंदारिया मंदिर ये खजुराहो में। कंदारिया महादेव मंदिर ये कहाँ पे है? तो कंदारिया महादेव मंदिर ये कहाँ पे? खजुराहो में। तो माता से फिर हमने शिव मंदिर देखे, नीलकंठ महादेव, गोलामठ मंदिर, भोजपुर मंदिर और गौरी शंकर मंदिर कहाँ पे? जबलपुर। फिर आपके गणेश जी के मंदिर हमने देखे। तो गणेश जी के मंदिरों में चिंतामण गणेश मंदिर उज्जैन में है, खजराना मंदिर इंदौर में, बड़ा गणपति मंदिर इंदौर में, और चिंताहरण गणेश मंदिर पूछे तो चिंताहरण गणेश मंदिर ये कहाँ पे स्थित है भाई? आगर मालवा में। चिंताहरण पूछे, चिंतामण पूछे तो चिंतामण गणेश मंदिर तो कहाँ पे? उज्जैन में। और चिंतामण गणेश मंदिर सीहोर में भी है। खजराना मंदिर इंदौर में है। और आपका जो है बड़ा गणपति मंदिर भी इंदौर में। फिर ये भगवान विष्णु से संबंधित चतुर्भुज मंदिर है। तो चतुर्भुज मंदिर ये भगवान विष्णु का अवतार है, चतुर्भुज अवतार। तो ये ग्वालियर में, धार में, ओरछा में और खजुराहो में। धार, ग्वालियर, ओरछा और खजुराहो में। ग्वालियर में है, धार में है, ओरछा में है और खजुराहो में। कौन सा? विष्णु भगवान का चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर के बाद में आपका एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की बात करें हम, तो सूर्य मंदिर आपके सागर के रहली में, ग्वालियर में, मंदसौर में और दतिया में। दतिया का जो है वो सबसे पुराना है। और आधा सूर्य मंदिर नेमावर में स्थित है। आधा सूर्य मंदिर कहाँ पे है? नेमावर में। तो सूर्य मंदिर सागर में है, मंदसौर में है, ग्वालियर में है और दतिया में। सूर्य मंदिर सागर, मंदसौर, ग्वालियर और दतिया। और अर्ध सूर्य मंदिर पूछे कि अर्ध सूर्य मंदिर या आधा सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो अर्ध सूर्य मंदिर
देवास जिले के नेमावर में। बहुत बड़ा जिला लगता है हमारा देवास भी। कई लोकसभा चुनाव भी आपका जो है खंडवा जिले में भी लग जाता है और उधर भी बुरहानपुर तक भी जाता है। काफी लंबी सीमा है इसकी भी, देवास जिले की भी। तो आपका जो है आधा अर्ध सूर्य मंदिर पूछे तो ये नेमावर। तो सूर्य मंदिर सागर में, ग्वालियर में, मंदसौर में और दतिया में। और हिंगलाज मंदिर, ये मध्य प्रदेश में दो प्रसिद्ध हिंगलाज मंदिर हैं, एक मंदसौर में और दूसरा छिंदवाड़ा जिले में। इसके अलावा हिंगलाज माता मंदिर, ये माता का मंदिर अभी तो मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, जाने का काम नहीं पड़ा। तो हिंगलाज मंदिर एक तो आपके मंदसौर में है और एक आपके जो है कहाँ पे है, छिंदवाड़ा में। और इसके अलावा प्रसिद्ध है हिंगलाज माता मंदिर, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगोल नदी के तट पर स्थित है। एक और प्रसिद्ध हिंगलाज मंदिर ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भी स्थित है। तो हिंगलाज मंदिर हो गए, शिव मंदिर हो गए, माता मंदिर हो गए, गणेश मंदिर हो गए, ये सबका जो है सार है यहाँ पे। अब हम जो एक एक का पढ़ेंगे कि भाई उज्जैन में कौन कौन सा है, भोपाल में कौन कौन सा है, तो वो एक अलग हो गया। ये सबसे इजी वे में याद करने का तरीका है, चार्ट के माध्यम से याद करें। फिर बाकी हम एक बार थ्योरी देख लेते हैं, इसकी थ्योरी में क्या क्या है। थ्योरी में हम सबसे पहले उज्जैन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उज्जैन में मंदिरों के मामले में एक हम नासिक जाते हैं, महाराष्ट्र में नासिक गए हूँ, तो वहां पर आदमी जो होता है घूमने के लिए जाता है, तो विशेषकर जब शादी के बाद में जाता है तो फैमिली के साथ जाता है, तो क्या है कि आदमी मंदिरों में जा जा के थक जाता है। इतने मंदिर नासिक में भी आप जाएंगे, बहुत मंदिर है। ऐसे हमारे उज्जैन में हम जाते हैं तो उज्जैन में बहुत मंदिर है, आदमी मतलब थक जाता है। तो उज्जैन में आपके प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं, तो उज्जैन के मंदिरों की बात करें तो उज्जैन में प्रसिद्ध मंदिर आपका सबसे पहले तो फेमस महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन के मंदिरों में सबसे फेमस आपका महाकालेश्वर मंदिर। ये भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर मंदिर। ये एग्जाम में पूछ ले कि भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कौन सा है, तो महाकालेश्वर मंदिर हो गया आपका। काल भैरव मंदिर आपको पता ही उज्जैन में है। हरसिद्धि मंदिर राजा विक्रमादित्य की कुल देवी रही है, हरसिद्धि मंदिर भी उज्जैन में है। द्वारकाधीश गोपाल मंदिर, ये बयाजी शिंदे द्वारा निर्मित है। चिंतामण गणेश मंदिर, मंगलनाथ मंदिर भी हमने देखा है। गढ़कालिका मंदिर, कालिदास की आराध्य देवी, और श्री राम जनार्दन मंदिर, तो ये फेमस है। और आप लोगों ने सब उज्जैन तो देखा ही है और सब लोग गए भी हैं। तो महाकालेश्वर मंदिर हो गया, काल भैरव मंदिर सब लोग जाते ही है वहां पे, हरसिद्धि मंदिर जाते हैं, चिंतामण गणेश मंदिर जाते हैं, मंगलनाथ भी सभी लोग जाते हैं। और ये आपका जो है गढ़ कालिका मंदिर में अभी तक नहीं देख पाया हूँ वहां पे, तो गढ़ कालिका मंदिर और एक श्री राम जनार्दन मंदिर, ये दोनों ही मंदिर अभी तक मैंने भी नहीं देखे हैं। तो ये उज्जैन की बात की हम लोगों ने। उज्जैन के बाद आपका फेमस घूमने के लिए हम जब जाते हैं तो खजुराहो, खजुराहो की बात करें तो यहाँ लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण झूला तो आपका कहाँ पे स्थित है, ऋषिकेश में है ना। ऐसे लक्ष्मण मंदिर है आपके जो है खजुराहो में। कंदारिया महादेव मंदिर, या एमपी है, उज्जैन का सबको याद रहता है। खजुराहो कुछ कुछ बिरले ही लोग जा पाते हैं जो उधर के रहने वाले हैं, बाकी हमारा धार का आदमी, इंदौर का आदमी, ये बाई चांस से इतनी दूर घूम पाते हैं। तो खजुराहो की बात करें तो खजुराहो के थोड़े स्पेशली देखना, लक्ष्मण मंदिर हो गया, कंदरिया महादेव मंदिर हो गया, वेरिया एमपी कंदरिया महादेव मंदिर, इसका क्वेश्चन आ जाता है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर हो गया, चित्रगुप्त मंदिर हो गया, 64 योगिनी मंदिर, यह एमपी है। कंदारिया महादेव मंदिर और 64 योगिनी मंदिर, ये वेरिया एमपी है। चतुर्भुज मंदिर तो है ही वहां पे। मतंगेश्वर मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा मंदिर ये भी एमपी है, ब्रह्मा मंदिर। फिर इसके बाद में नीचे तो एक बार पढ़ने का ही है, एक ये दूल्हा देवी मंदिर टिक कर लेना नीचे, घंटाई मंदिर और दूल्हा देवी मंदिर, दूल्हा देव मंदिर, घंटाई मंदिर, ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा के जी के मंदिर बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर भी हमको एक तो राजस्थान हम जब जाते हैं तो वहां पे मिलता है।
तो ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थित है खजुराहो में। लक्ष्मण मंदिर भी है आपको, क्योंकि राम लक्ष्मण और सीता जी के मंदिर तो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। स्पेशली राम लक्ष्मण जी का मंदिर आपको कहीं स्पेशली जगह पे देखने को मिलता है। तो लक्ष्मण मंदिर हो गया, कंदारिया महादेव मंदिर हो गया, पार्श्वनाथ जैन मंदिर हो गया, 64 योगिनी देवी मंदिर वेरी एमपी है, चतुर्भुज मंदिर हो गया आपका, ब्रह्मा मंदिर हो गया, दूल्हा देवी मंदिर हो गया, और आपका घंटाई मंदिर। ये पूछे तो कहाँ पे स्थित है? खजुराहो में। तो खजुराहो आईएमपी हमारे लिए। खजुराहो के बाद में इंदौर का सबको पता है, आदमी घूम फिर के इंदौर तो एक बार आता ही आता है। तो इंदौर की बात करें तो खजराना गणेश मंदिर सबने देखा ही है, बड़ा गणपति मंदिर भी सबने देखा है, काच मंदिर भी सबने देखा है, अन्नपूर्णा मंदिर भी सबने देखा है। ये फेमस इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर हो गया, खजराना मंदिर हो गया, बड़ा गणपति मंदिर हो गया, काच मंदिर हो गया, ये फेमस है। इसके अलावा तो और भी आपको पता ही है, वैष्णो देवी मंदिर हो गया, वैष्णो धाम हो गया, नए नए मंदिर भी कुछ है। इंदौर की बात के बाद ओरछा करें, ओरछा भी वेरी एमपी। ओरछा और खजुराहो ये दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ओरछा की बात करें, जिला निवाड़ी में राम राजा मंदिर। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पीएससी में कि राम राजा मंदिर ये मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो राम राजा मंदिर एकमात्र मंदिर जहाँ भगवान राम की पूजा भगवान एवं राजा के रूप में होती है। भगवान राम की पूजा भगवान व राजा के रूप में होती है। तो राम राजा मंदिर वेरी एमपी कहाँ पे स्थित है भाई? ओरछा में। और लक्ष्मी नारायण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। तो राम राजा मंदिर वेरी एमपी ओरछा में। कई बार क्वेश्चन अयोध्या जैसा लगता है वहां पे। ओरछा निवाड़ी में। फिर चित्रकूट, ये भी भरत मिलाप मंदिर वेरी एमपी। चित्रकूट में कामतानाथ मंदिर, स्फटिक शिला और सीता रसोई एमपी है। और भरत विलाप मंदिर, भरत विलाप और सीता रसोई ये कहाँ पे स्थित है भाई? चित्रकूट में। जिला सतना में मेहर वेरी एमपी। शारदा माता मंदिर 1063 सीढ़ियां है। यह मंदिर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर टोटल 1063 सीढ़ियां स्थित है। इतनी सीढ़ियां हमको चढ़ के जाना पड़ता है। और त्रिकुटा मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। गोलामठ मंदिर सतना में, शिव को समर्पित नागर शैली में निर्मित। ओइला मंदिर, भूमरा मंदिर। तो माता शारदा माता मंदिर वेरी एमपी सतना जिले में स्थित है भाई। गोलामठ मंदिर हो गया, फिर आपका भूमरा मंदिर हो गया। ये कहाँ पे है? आपके मेहर जिला सतना। विदिशा वगैरह में नॉर्मली एक बार पढ़ने का है, विदिशा वगैरह से क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसमें आप जो है एक तो ये हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ, ये खाम बाबा हेलियोडोरस ये कहाँ पे स्थित है? तो ये विदिशा में। और दशावतार मंदिर और हेलियोडोरस खंबा ये कहाँ पे है? विदिशा में। ये दो चीज आपको देखना है। दतिया में आपका जो है उन्नाव सूर्य मंदिर और पीताम्बरा पीठ। उन्नाव सूर्य मंदिर और पीताम्बरा पीठ ये दोनों एमपी है। कहाँ पे? दतिया में। दतिया में ज्यादा नहीं याद रखना है। तो उन्नाव सूर्य मंदिर और आपका जो पीताम्बरा पीठ ये सबको फेमस है, दतिया में है। उसके बाद हम बात करें नीचे, तो दतिया के बाद में अमरकंटक, ये भी वेरी एमपी। कर्ण मंदिर ये वेरी एमपी। महाभारत आपने देखी होगी, तो धर्मराज कर्ण का जो मंदिर है वो अमरकंटक। कबीर चबूतरा ये भी आपके अमरकंटक में है। पातालेश्वर महादेव मंदिर वेरी एमपी। अमरकंटक नर्मदा कुंड मंदिर अमरकंटक। श्री यंत्र मंदिर और माई की बगिया, श्री यंत्र मंदिर, माई की बगिया और ज्वालेश्वर मंदिर ये सारे अमरकंटक के भी सारे महत्वपूर्ण भी, ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो अमरकंटक जिला अनूपपुर में आता है। कर्ण मंदिर हो गया, कबीर चबूतरा हो गया, पातालेश्वर महादेव मंदिर हो गया, नर्मदा कुंड हो गया, श्री यंत्र मंदिर हो गया, माई की बगिया हो गई। ये सब कहाँ पे है? अमरकंटक। अमरकंटक के बाद सीहोर में की बात करें तो सीहोर में चिंतामण सिद्ध गणेश मंदिर और बिजासन माता मंदिर सलकनपुर। बिजासन माता मंदिर सलकनपुर या एमपी कहाँ पे स्थित है भाई? सीहोर सलकनपुर में। मंदसौर में अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर ये वेरी एमपी। अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर ये आपके मंदसौर में है। और आपका जो है हिंगलाज मंदिर, नीचे हिंगलाज मंदिर और अष्टमुखी पशुपति मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? आपके मंदसौर में। मंदसौर के बाद में हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में
लोडी माता मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर, तेलिका मंदिर, ये कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में। तो एक बार रेट सारी कर लेना, ग्वालियर भी एक बड़ी सिटी है तो क्वेश्चन आ सकता है। तो ग्वालियर में लोडी माता मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर, तेलिका मंदिर, ये कहाँ पे स्थित है भाई? ग्वालियर में। मुरैना की बात करें तो मुरैना में नीचे बटेश्वर मंदिर, बटेश्वर मंदिर, इन मंदिरों के समूह को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। मितावली, पदावली और बटेश्वर मंदिर, मितावली, पदावली और बटेश्वर मंदिर, इसको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है मुरैना में। और इसके बाद में जो होता है चिंताहरण गणेश मंदिर, ये आगर मालवा में। और रानी सती दादी जी का मंदिर, ये भी आगर मालवा में। रानी सती दादी जी का मंदिर, ये भी कहाँ पे? आगर मालवा। पन्ना की बात करें तो नचना कुटार पार्वती माता का मंदिर, वेरी एमपी, नचना कुटार पार्वती माता का मंदिर, ये कहाँ पे है? पन्ना में। और प्राणनाथ मंदिर, ये भी कहाँ पे है? पन्ना में। प्राणनाथ मंदिर और नचना माता कुटार मंदिर, ये भी कहाँ पे है? पन्ना। ये उज्जैन के मंदिर, आपको उज्जैन याद आएगा तो उज्जैन के याद आएंगे, ऐसे आप याद करोगे नहीं आएगा। उज्जैन की बात आएगी तो उज्जैन के आपको याद आ जाएंगे, मंगलनाथ हो गया, महाकालेश्वर हो गया, काल भैरव हो गया, श्री राम जनार्दन मंदिर हो गया। खजुराहो की बात करें तो खजुराहो में कौन कौन से हैं? अमरकंटक में पातालेश्वर मंदिर, अमरकंटक में श्री यंत्र मंदिर, अमरकंटक में हो गया नचना कुठार पार्वती माता का मंदिर, पन्ना में हो गया, है ना, सलकनपुर विजयासन माता का मंदिर आपका जो है विदिशा सीहोर जिले में हो गया। फिर इसके बाद में आपका जो है भारत मिलाप मंदिर, ये चित्रकूट में है। सीता की रसोई चित्रकूट में है ना। तो कुछ कुछ मंदिर आपको इसमें अच्छे से देखना है। एक पेज और बचा है। ये खजुराहो के बारे में पूरा दिया हुआ है। और नीचे जैन तीर्थ और प्रमुख मस्जिद, जैन तीर्थ और प्रमुख मस्जिद के बारे में देखते हैं। खजुराहो के बारे में आज का टॉपिक कंप्लीट हो। खजुराहो की बात करें तो खजुराहो में तो ये आपका कंदारिया महादेव मंदिर, वेरी एमपी है ही कंदारिया महादेव मंदिर। ये भगवान शिव को समर्पित सबसे विशाल मंदिर है, वेरी एमपी। खजुराहो के जो मैंने आपको बताया भाई कंदारिया महादेव है। फिर इसके बाद 64 योगिनी मंदिर, ये भी वेरी एमपी, ये भी आपके खजुराहो में स्थित। लक्ष्मण मंदिर, ब्रह्मा विष्णु और शिव के साथ लक्ष्मी की प्रतिमा, 64 लक्ष्मण मंदिर, ये कहाँ पे स्थित है? तो लक्ष्मण मंदिर ये भी कहाँ पे स्थित है? खजुराहो में। 64 योगिनी मंदिर भी कहाँ पे है? खजुराहो में। और आपका जो है लक्ष्मण मंदिर भी कहाँ पे? खजुराहो में। फिर इसके बाद में चित्रगुप्त मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। और मतंगेश्वर मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है। तो ये खजुराहो के बारे में नॉर्मली आपको देखना है। दूल्हादेव मंदिर, दूल्हादेव मंदिर ये भी आपके यहीं पे स्थित है। चतुर्भुज मंदिर, वेदनाथ मंदिर। और पूर्वी में आपका पारसनाथ, आदिनाथ, पारसनाथ, आदिनाथ, ये आपके जो है पूर्वी दिशा में। दक्षिण दिशा में दूल्हादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, ये दक्षिण दिशा में। पश्चिमी दिशा में आपका कंदारिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर। खजुराहो में ये कहाँ पे स्थित है? पश्चिम समूह में। तो ये आपको नॉर्मली पढ़ना है खजुराहो में कौन कौन से हैं। जैन तीर्थ स्थल की बात करें तो जैन तीर्थ स्थल में नॉर्मली आपको जो है एक बार रीड करना है। मुक्तागिरी बैतूल में है, सोनागिरी दतिया में, गोमटगिरी एमपी है। मुक्तागिरी पूछे तो बैतूल में, सोनागिरी पूछे जैन समूह जैन धर्म से रिलेटेड दतिया में, गोमटगिरी आपने देखा ही है इंदौर में है, पावागिरी खरगोन में, 52 गजा वेरिया एमपी है, गोमटगिरी वेरिया एमपी है। तो गोमटगिरी इंदौर में, 52 गजा ये वेरिया एमपी बड़वानी में है। फिर नीचे कामतगिरी चित्रकूट में, कामतगिरी चित्रकूट में। और कुंडलपुर, कुंडलपुर भी फेमस है। कुंडलपुर कहाँ पे? दमोह में। जैन से रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड कुछ कुछ है। तो मुक्तागिरी आपके बैतूल में, सोनागिरी दतिया में, गोमटगिरी इंदौर में, 52 गजा बड़वानी में है। और आपका जो है कुंडलपुर, कुंडलपुर ये जैन धर्म से रिलेटेड कहाँ पे? दमोह में। प्रमुख मस्जिद की बात करें तो प्रमुख मस्जिद में कमाल मोला मस्जिद धार में है। धार में जो मस्जिद है वो कौन सी? कमाल मोला मस्जिद। लाट मस्जिद भी धार में है, कमाल मोला मस्जिद भी धार में है।
दिलावर खां मस्जिद, वेरी एमपी मांडव में है दिलावर खां की मस्जिद मांडू में, मालिक मुगिज मस्जिद भी मांडू में और जामी मस्जिद भी मांडू में। दिलावर खां मस्जिद आईएमपी, दिलावर खां मस्जिद मांडू में, मालिक मुगिज मस्जिद भी मांडू में और जामी मस्जिद भी मांडू में। ताज हुल मस्जिद भोपाल में, प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है, भोपाल में आपने देखा ही होगा, बस स्टैंड से आप जाते हैं सीधे सीधे तो आती है ये। तो ताज उल मस्जिद ये भोपाल में, प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद। और ढाई सीढ़ी मस्जिद ये भोपाल में प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद है। ये आपको जो है इतना कंप्लीट करना रहेगा, इसको आप कंप्लीट कर लेना। हम कल से फिर वापस आयुर्वेद वाले पार्ट में जाएंगे, तो आयुर्वेद में हम कोई एक नया सब्जेक्ट लेंगे, जैसे अगत तंत्र हो गया आपका, या फिर हम शल्य तंत्र भी ले सकते हैं। तो हमने हमने शालाक्य तंत्र देखा है, कौमार भृत्य देखा है, तो अब हम या तो शल्य तंत्र, स्त्री प्रसूति या अगत तंत्र कोई भी एक सब्जेक्ट में जा सकते हैं। अगत तंत्र भी अच्छा सब्जेक्ट है, उससे भी एग्जाम में, पीएससी के एग्जाम वगैरह में, कोई सी भी एग्जाम हो, 4-5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। तो 20 के किस वेग में भाई, चरक के अनुसार जब हम स्थावर विष खा लिया, हमने धतूरा खा लिया, तो हमको कितने वेग आते हैं भाई डॉक्टर राजकुमारी? डॉक्टर राजकुमारी, स्थावर विष में चरक के अनुसार हमने धतूरा खा लिया, भल्ला तक खा लिया, हमने वसन Yes, आप sir. खा लिया, तो कितने वेग आते? सर याद नहीं है हमें। प्रिंस, डॉक्टर प्रिंस गुप्ता। डॉक्टर श्याम, डॉक्टर विभा, डॉक्टर विवेक चौबे। सर 8 वेग हैं। 8 वेग आते हैं। और सुश्रुत के अनुसार कितने आते हैं? 7। 7 वेग आते हैं। सुश्रुत के अनुसार हमने धतूरा खाया, वसनाभ खाया, कोई सा भी खाया, स्थावर विष की बात कर दी, सब स्थावर विष है, वसनाभ हो गया, भल्ला तक हो गया, धतूरा हो गया। तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि किस विष वेग में अतिसार लक्षण मिलता है, पेशेंट को किस विष वेग में अतिसार हो जाता है सुश्रुत के अनुसार? 6 में सर। हो जाता। और चरक के अनुसार तम प्रवेश किस वेग में हो जाता है? 5वें में। 5वें में। वेरी गुड। और हिक्का, सुश्रुत के अनुसार हिक्का 4 है सर, 4। चौथे वेग। छठे में। सुश्रुत के अनुसार चौथे में, चरक ने छठे में बोला। अच्छा। पुरुष की शारीरिक जांच आप बिना अनुमति से कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, पेशेंट आपके पास है, आप उसको जांच के लिए पहले पूछोगे। पुरुष की शारीरिक जांच बिना अनुमति के करने पर कौन सी आईपीसी लगती है? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा लगती है भाई? 53A। 53A। और 53 क्या है? वही शायद रोगी की परमिशन से संबंधित है। 53A भी है, कुछ 2 हैं उसके, कंफर्म नहीं सर। 50 एक शपथ, ऐसा शपथ की अवहेलना वगैरह करने पे है शायद। बता रहा है कौन? दंड की परिभाषा, दंड की परिभाषा किसमें दी? 53 में। और पुरुष की शारीरिक जांच बिना अनुमति से करने पर कौन सी लगती है? 53A। शपथ की परिभाषा, शपथ की परिभाषा किसमें बतलाई है? 51 में। और हमारा हिंदुस्तान का जो संविधान है वो कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है 7 वर्ष से कम उम्र का बालक अपराध नहीं कर सकता। किसी ने मर्डर कर दिया 5 साल से कम वाले, तो हमारे संविधान में
कोई सजा का प्रावधान ही नहीं है। ये कौन सी धारा में बतलाया है राजेश अवासी जी? राजेश जी, आवाज आ रही मेरी? जी सर। 7 वर्ष से कम उम्र का बालक भारत में जो है अपराध नहीं कर सकता, ये कौन सी धारा कहती है? कौन सी आईपीसी की धारा बोलती है सर? सर याद नहीं आ रहा था। धारा 82, धारा 82 कहते हैं हमारे भारतीय संविधान की जो धारा 82 है वो कहती है कि 7 वर्ष से कम उम्र का बालक भारत में अपराध कर ही नहीं सकता। 5 वर्ष का बालक किसी का अगर मर्डर करके आ जाए तो वो कोर्ट से छूट के आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोई सजा ही नहीं बच रही है। 7 वर्ष से कम उम्र का बालक अपराध नहीं कर सकता, धारा 82 कहती है। और धारा 83 कहती है हमारे संविधान में कि 7 वर्ष से 12 वर्ष का बालक अगर मानसिक रूप से परिपक्व सिद्ध हो जाए कोर्ट में, वो मेंटली ठीक है, उसको कोर्ट ने अगर पागल सिद्ध कर दिया, वो मेंटली ठीक भी है लेकिन आपको वकील इतना दमदार है, आपने देखा ही होगी मूवी वगैरह में, राउडी राठौड़ आपने देखी होगी, ऐसी कई मूवी आपने देखी होगी, तो वकील अच्छे खासे को भी पागल सिद्ध कर दे वहां पर कोर्ट में। तो हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 83 कहती है कि 7 वर्ष से 12 वर्ष तक का बालक अगर मानसिक रूप से परिपक्व है तो ही उसको दंडित किया जाएगा, अन्यथा उसको दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, मत करो। फिर झूठी सूचना देने पर कौन सी धारा लगती है? आपने फोन लगा, कौन सी? 177 लगती है सर। 179। 177 झूठी सूचना देने पर लगती है 177। आपने फोन लगा दिया मधुमिलन टैकेज में कि फलाने फलाने सीट के नीचे बम रखा हुआ है, पूरे टैकेज में भगदड़ मच गई, सब लोग निकल गए तो भगदड़ मची और आप वहां पे बम था ही नहीं, जबकि आपने झूठी सूचना दी। तो झूठी सूचना देने पर लगती है कौन सी? 177। समन की अवहेलना, समन आप समझते होंगे, समन ये कोर्ट से आता है। आपने प्लाट खरीदा था, उसने बोला था कि भाई आधा पैसा भी दे दो फिर हम आपको मकान बना के दे देंगे। आपको ना पैसा वापस आया, ना मकान भी नहीं मिला, ना प्लाट भी नहीं मिला। आप जाओगे कोर्ट में, वकील वहां से समन जारी करेगा, कोर्ट के माध्यम से समन होगा, समन जाएगा सामने वाले के पास, वो वकील की सहायता से मैक्सिमम 1 महीने का समय ले सकता है, वो ना आए कोर्ट और समन की अवहेलना आपने कर दी तो फिर आपका वारंट निकलता है। तो समन की अवहेलना करने पर लगती है 178। ये व्यवहार आयुर्वेद के वाले पार्ट में हम लोग चले गए हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं धाराओं के बारे में। एक क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा धाराओं पे, एक क्वेश्चन पीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आईपीसी पैनल से आता ही आता है। तो समन की अवहेलना करने पर लगती 178, झूठी सूचना देने पर लगती 177। और आता है आपका तीसरी धारा आती है शपथ लेने से इनकार कर दिया। आपने देखा कोर्ट में जाते हैं तो हमको शपथ लेना, जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, फलाना ठिकाना। तो झूठी शपथ लेने से इनकार कर दिया। आपको इतना एटीट्यूड है, दो होती, एक तो शपथ लेना जरूरी, दूसरा होता सोलेमान डिक्लेरेशन। उसमें आप कुछ भी ये बोलोगे कि भाई मैं बिना गीता पे हाथ रखे भी आप ये कहोगे, तो उसको हम सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान कहते हैं, सोलेमान डिक्लेरेशन कहते हैं। आप दोनों ही नहीं कर रहे हो, ना तो आप शपथ ले रहे हो ना ही सोलेमान डिक्लेरेशन कर रहे हो। तो शपथ लेने से इनकार करने पर लगती 179। अवहेलना में, समन की अवहेलना में 178, शपथ लेने से इनकार करने पर लगती है 179। शपथ भंग में कौन सी धारा लगती? कई बार क्वेश्चन आता है, दो धारा है। तो झूठा साक्ष्य दे दिया, फर्जी आपने गवाह लिया है, झूठा साक्ष्य दिया, तो झूठा साक्ष्य में लगती है 191।
और शपथ भंग। शपथ आप क्या दी, जो शपथ लेते कि भाई सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा फलाना, फिर आपने सब झूठे गवाही लिया है, झूठे डॉक्यूमेंट लिया है, सब लिया है, तो शपथ भंग भी होगी और झूठा साक्ष्य भी लगेगा। कई अपराधों में आपने देखा होगा 3-4 धाराएं ठोक देते हैं पुलिस वाले सटासट। तो झूठा साक्ष्य देने पर लगती 191 और शपथ भंग में लगती 193। और अगली आती है हमारे लिए वेरी एमपी, फर्जी हस्ताक्षर। फर्जी हस्ताक्षर कर दिया, आपने देखा ही होगा, करे भी होंगे कि आज इंटर्न नहीं आया तो उसका साथ वाला दोस्त उसकी मार देगा, फिर वो वाला नहीं आया तो उसकी वो मार देगा। तो ये छोटी मोटी जगह पे चल जाता है, लेकिन कई बार बड़ा प्रकरण भी आपने देखा होगा कि हम कई बार चिकित्सा अधिकारी की सील भी चुरा ले जाते हैं। भोपाल रजिस्ट्रेशन कराने जाना है, सील तो उठा ली वहां से, साइन कौन देख रहा, सील लगा के साइन अपन ही मार देंगे और उसमें पकड़ा भी जाए। कई बार पकड़ाते नहीं हालांकि, लेकिन कभी पकड़ा जाए तो किसी चिकित्सा अधिकारी या किसी गजेटेड ऑफिसर के आप फर्जी हस्ताक्षर कर रहे हो तो लगती है 197। तो 100 से 200 के बीच की बात करें तो 100 से 200 के बीच में एक तो लगी आपकी कौन सी, 118 भी एक है। 118 कहती है कि किसी भी उम्र का व्यक्ति अदालत में बयान दे सकता है। बयान देने के लिए कोई उम्र फिक्स जरूरी नहीं है कि भाई 5 साल का है तो नहीं देगा, 70 साल का है तो नहीं देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी उम्र का व्यक्ति अदालत में बयान दे सकता है, ये 118 कहती है। झूठी सूचना देने पर 177 लगती है, समन की अवहेलना करने पर 178 लगती है, और आपका जो है शपथ लेने से इनकार करने पर 179, झूठा साक्ष्य देने पर 191, शपथ भंग में 193, फर्जी हस्ताक्षर में 197। ये 100 से 200 के बीच की बात है। अब 200 से 300 के बीच में कोई ज्यादा नहीं है भाई, 200 से 300 के बीच में कोई स्पेशली धारा हमको याद करना ही नहीं रहती है। अब हमारे लिए 3 और 3 6 धाराएं फिर महत्वपूर्ण आएगी, आत्महत्या वाली, परहत्या वाली। आत्महत्या की बात करें हम, सुसाइड करने पर, आत्महत्या करने पर पे लगती है 299। आत्महत्या करने पर कर लिया आपने, कर लिया, किस पे लगाओ भाई। तो आत्महत्या करने पर वो जो पुलिस आएगी, पुलिस जो केस लिखेगी वो उसमें लगेगी धारा कौन सी, 299। आत्महत्या करने पर 299। आत्महत्या के लिए प्रेरित कर दिया आपने किसी को, बैठे 3-4 साथ वाले, और यार कहाँ BMS में आकर के जॉब मिलती है, फलाना भी नहीं, कुछ भी नहीं, और 1-2 तो ठीक थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होता, उनको करना ही नहीं नौकरी, तो वो तो ऐसे बस बात कर रहे थे। तीसरे वाले ने उसको ले लिया दिल पे, घर जाके उसने लगा ली फांसी। तो आत्महत्या के लिए प्रेरित कर दिया आपने, तो आत्महत्या के लिए प्रेरित करने पर लगती 306। और तीसरी जो सबसे ज्यादा होती है इंडिया के अंदर वो है आत्महत्या की कोशिश, मरते का मरने की, और युवा वर्ग विशेषकर, शादी नहीं कर रहे हैं, लव मैरिज था, घर वाले मान नहीं रहे, कभी नस काट ली, कभी फंदा बनाए, झूला है नहीं, तो आत्महत्या की कोशिश करने पर लगती 309। ये ज्यादा होता हमारे यहाँ पर, घर वाले मान ही रहे हैं तो वो ब्लेड लेके थोड़ा सा काटेंगे, तो पट्टा बांधेंगे इतना कि भाई पूरी काट ली। तो आत्महत्या की कोशिश करने पर लगती है 309। पर हत्या की बात करें तो मर्डर केस, पर हत्या करने पर लगेगी 300। अब कर दी मतलब सिद्ध थोड़ी नहीं हुआ कि आपने मर्डर कर ही दिया है। पर हत्या करने पर ऐसा वहां से लगा, आप पकड़ के लिए आए, ठीक है भाई, कोर्ट केस चलेगा, कोर्ट में अगर सिद्ध हो गया तो फिर आपके ऊपर सजा सुनाएंगे। तो पर हत्या में सजा दफा 302 के तहत ताजिर आते हिंद, दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है, ऐसा बोलते हैं मजिस्ट्रेट। तो पर हत्या में सजा मिलती है आपको किसमें, 302 में। और पर हत्या की कोशिश, ये सबसे खतरनाक है। वकील से आप पूछोगे, प्लान मर्डर जो होता है, मर्डर प्लान होता है, वकील से पहले पूछा जाता है कि कैसे इसको मारना है, कैसे बच जाएंगे। तो प्लान मर्डर जो होता है तो उसके अंदर अगर बच जाता आदमी, नहीं तो मर्डर कर देगा तो बच जाएगा, लेकिन पर हत्या की कोशिश करने पर क्योंकि वो चश्मदीद खुद बन जाता है, तो कोशिश वाला अटेम्प्ट मर्डर ज्यादा खतरनाक है। मर्डर की तुलना में अटेम्प्ट मर्डर ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें आदमी बच नहीं पाएगा। तो पर हत्या की कोशिश करने पर लगती है 307। कोशिश में धारा बढ़ती है हमेशा, ये याद रखना। वहां आत्महत्या की कोशिश करने पर 309,
कोशिश में ज्यादा मेहनत लगती है ना, तो पर हत्या की कोशिश करने पर 307, पर हत्या हो गई, आत्महत्या हो गई, तीन दो धाराएं बीच में और आती है, 304A और 304B। कौन बतलाएगा? डॉक्टर अंकित शर्मा जी। 304A क्या कहती है? इरेस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट पे लगाते हैं सर। 304A की बी? हाँ, ए, डॉक्टरों की ए है। और बी क्या कहती है? बी बी उसकी है सर, दहेज एक्ट में लगती है, 7 साल के अंदर अगर अस्वाभाविक मृत्यु हो जाए तो शादी की। 304A कहती है गैर जिम्मेदाराना चिकित्सा आपने की। पेशेंट का अटेंडर आपको बार बार बुला रहा है, आ रहा है, आप पे गप्पा मार रहे हैं, साथ वाले डॉक्टरों के साथ बैठ के, इतनी देर में पेशेंट को कहीं हो गया, वो भी गैर जिम्मेदाराना चिकित्सा। पेशेंट की नजर में तो कोई भी चीज आप करोगे तो गैर जिम्मेदाराना हो सकती है, तो विभाग आपका क्या मानता है उसके ऊपर डिपेंड है। तो गैर जिम्मेदाराना चिकित्सा के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। डायबिटीज का पेशेंट था, आप शुगर नहीं देखी, उसको डीएनएस लगा दिए, आरएल लगाना थी, कहीं से भी आदमी मर सकता है, मरने वाले का कुछ नहीं कर सकता। आपने कुछ इंजेक्शन लगाया लेकिन उसमें सिद्ध होना चाहिए। तो एमबीबीएस वालों पे तो कभी भी गैर जिम्मेदाराना सक्सेस होता ही नहीं, लेकिन हम आयुर्वेद वाले हो, होम्योपैथी वाले हो, तो उसमें तो आपने इंजेक्शन लगाया ही क्यों? पहली बार तो कोर्ट में केस जाएगा, तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है कि भाई आप आयुर्वेद वाले थे तो आपने इंजेक्शन लगाया क्यों? तो परमिशन ही नहीं, तो वहां आदमी जो है आयुर्वेद और होम्योपैथ का आदमी फंस जाता है। बाकी एमबीबीएस वाला इस प्रकार के प्रकरणों में कभी भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि विभाग जो रिपोर्ट बनाता है उसमें वो गैर जिम्मेदाराना बतलाते ही नहीं कभी। और पत्नी की नई नई शादी हुई है तो भाई 7 साल तो उसको आपको अच्छे से रखना पड़ेगा। 7 साल के अंदर किसी भी प्रकार आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी डेथ जो हुई वो डाउटफुल हुई, तो डेथ डाउटफुल हुई तो पति को भी ले जाएगी, ससुर को भी ले जाएगी, सास को भी ले जाएगी, और सबको पुलिस उठा के ले जाएगी। तो 7 साल के अंदर पत्नी की अस्वाभाविक मृत्यु होने पर लगती है 304। फिर आती है बलात्कार से रिलेटेड धाराएं भी वेरी एमपी, उनसे क्वेश्चन हमेशा पूछते ही हैं। बलात्कार में आपकी सबसे बलात्कार की परिभाषा बतलाई है, तो बलात्कार की परिभाषा 375 में। बलात्कार करने पर, बलात्कार करने पर सबको पता ही 376 लगती है। अप्राकृतिक मैथुन, पशु मैथुन हो गया, मुख मैथुन हो गया, गुद मैथुन हो गया, ये सारी अप्राकृतिक मैथुन कहलाते हैं। अप्राकृतिक मैथुन में लगती 377 परिभाषा 375 में। बलात्कार करने पर 376, और बलात्कार अप्राकृतिक मैथुन में आपका हो गया 377। अस्पताल में किसी महिला कर्मचारी के साथ करते हैं तो 376D, 376D। अश्लील हरकत, आंख मारना, सीटी बजाना, कमेंट करना, ये चीजें भी अश्लील हरकत या सील भंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सील भंग। तो आपने किसी को आंख मारी, भले आपकी आंख ऐसी ऐसी बाबा रामदेव जैसी हो रही, लेकिन लड़की को लगा कि इसने आंख मारी है, वो आपको जाके करेगी तो पुलिस आपके पास आ जाएगी, फिर वो देखेंगे भी मारी कि नहीं मारी सही में। तो आंख मारने पर, सीटी बजाने पर, ये सारी चीजें कहलाती है अश्लील हरकत, कहलाती है सील भंग के अंतर्गत आती है। तो इसमें लगती है 354। मेहनत कम लगी तो धाराएं कम हो गई। अश्लील हरकत में मेहनत क्या लगी, सीटी बजा दी, तो 354। फिर आती है आपकी जो है पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन। शादीशुदा पुरुष का किसी अन्य महिला के साथ में, शादीशुदा महिला का किसी अन्य पुरुष के साथ में अगर इस प्रकार का कोई संबंध रहता है तो इसको हम पर पुरुष गमन या पर स्त्री गमन कहते हैं। इसमें लगती है 497। और वेरी एमपी आपकी बलात्कार की कोशिश करने पर, बलात्कार की कोशिश करने पर लगती है, मेहनत ज्यादा लगेगी, तो बलात्कार की कोशिश करने पर लगती है 511। बलात्कार की कोशिश लगती है 511। तो ये हम सारी चीजें अगर तंत्र में हम देखेंगे, विष के बारे में भी सका तो अगर तंत्र भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम शल्य तंत्र या उनमें से भी कोई लेंगे। वैसे अगर तंत्र लेने की इच्छा है तो ये हम लोग अगर तंत्र में विषों के बारे में देखेंगे, विष की उत्पत्ति कैसे हुई,
विष के गुण कितने होते हैं, विष के वेग कितने होते हैं, विष के वेगों की चिकित्सा क्या है, स्थावर विष कौन कौन से हैं, जांगम विष कौन कौन से हैं, स्थावर विष में उनकी मारक मात्रा कितनी है, मारक काल कितना है, उनका एंटीडोट क्या है, जांगम विष में सर्प विष के बारे में, वृश्चिक विष के बारे में, लूता विष के बारे में, इनके बारे में देखेंगे। और आपका जो व्यवहार आयुर्वेद में मृत्यु के बारे में, हैंगिंग के बारे में, ड्रॉविंग के बारे में, जलमग्नता, फांसी, इनके बारे में, ये सारी चीजें आपके गणतंत्र में आएगी। तो कल से हम आयुर्वेद वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। टेस्ट आप लोगों का जो रहेगा, जिसमें अभी तक जितना भी आपको जीके पढ़ा है वो, और अभी तक जितना आयुर्वेद पढ़ा है वो 15 नवंबर